Students, welcome to my YouTube channel Dr. संजय ओम इन सिंध बोर्ड लेक्चर सीरीज सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में हम किडनी के पार्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम किडनी का एक लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़। मतलब कि किडनी अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमें, और फिर उन तमाम प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम इस अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं इन वीडियोस को और बेहतर से बेहतर तरीके से बना सकूं, और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसकी सजेशन दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किडनी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब हम किडनी में पहले पढ़ चुके हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, वो नेफ्रॉन क्या वर्क करते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन किस तरीके से होता है, और यूरिन की कंपोजिशन और यूरिन टेस्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम किडनी प्रॉब्लम्स की तरफ। अब सोचें कि किडनी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स ह्यूमन बीइंग को फेस होती हैं और उनकी रेमेडीज़ क्या हैं। तो देखें, जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपके पास अगर यहाँ देखें तो वो होती है आपके पास किडनी स्टोन। क्या होती है? किडनी स्टोन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब किडनी स्टोन का जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं कैल्कुलाई। क्या कह रहे होते हैं? कैल्कुलाई। बेसिकली इस किडनी स्टोन या कैल्कुलाई को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो बेसिकली 3 ऐसे मतलब कॉम्पोजिशन होती है किडनी स्टोन की। मतलब ये किडनी स्टोन 3 तरह के होते हैं। पहले हम नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 जो किडनी स्टोन होता है, टाइप की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 70% उसकी जो बनावट है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड फॉस्फेट के मिलने से बनती है। मतलब वो जो किडनी स्टोन है वो किससे मिलकर बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट या फिर फॉस्फेट से मिलकर बनता है। अब बेसिकली ये जो ऑक्जेलेट है ये एक एंड प्रोडक्ट होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम का। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है, और ये नॉर्मली हमारे यूरिन के अंदर भी मौजूद होता है। अब अगर हम बात करें इस सॉल्ट की, जो ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट वगैरह, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत लो होती है। लो का क्या मतलब कि वो सही तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो पाते, वाटर के अंदर सही तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो पाते। इसीलिए जब किडनी सही तरीके से फंक्शन नहीं करती तो ये जो सॉल्ट है, मतलब कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड फॉस्फेट, ये इनका लेवल जो है वो यूरिन के अंदर ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अगर हाई लेवल ऑफ ऑक्जेलेट यूरिन के अंदर हो जाता है तो फिर वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है स्टोन फॉर्मेशन। और ये स्टोन फॉर्मेशन अगर हम देखें तो डिफरेंट हमारे पास, अगर हम अपनी डाइट की बात करें तो ये स्टोन फॉर्मेशन हमारी डाइट से रिलेट करती है या फिर हमारे फूड या ड्रिंक से रिलेट करती है जो हम इनटेक कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर हम कोई ऐसा फूड खा रहे हैं और ऐसी कोई लिक्विड चीज़ ड्रिंक कर रहे हैं जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में, मतलब हाई कॉन्टेंट के अंदर ऑक्जेलिक एसिड मौजूद है। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। अगर हाई अमाउंट के अंदर वो ऑक्जेलिक एसिड मौजूद है तो फिर वो आगे जाकर स्टोन फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर कर सकता है। अगर उसमें हम कुछ नेचुरल एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे टोमेटो है, स्पिनच है, या लीफी वेजिटेबल्स जितने भी हैं, इनके अंदर ऑक्जेलेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब जो बहुत ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं या टोमेटो या स्पिनच को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनके अंदर ये जो क्यूक्यूलाई है या फिर किडनी स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कौन से वाले? कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड फॉस्फेट वाला किडनी स्टोन। अब जो सेकेंड टाइप का हमारे पास क्यूक्यूलाई है या किडनी स्टोन है वो तकरीबन 20% तक होता है, और ये इन्फेक्टिव स्टोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये इन्फेक्टिव स्टोन। ये बेसिकली किससे मिलकर बनता है? ये कॉम्बिनेशन होता है कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस या फिर अमोनियम फॉस्फेट का। मतलब इन 3 कंपोनेंट से ये मिलकर बनता है। कौन सा? इन्फेक्टिव स्टोन। और इसके बाद एक और तरह का हमारे पास होता है जो बहुत ही मतलब रेयर, बहुत ही कम पाया जाता है, दैट इज़ अबाउट 5%, जो कि यूरिक एसिड से मिलकर बनता है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और ये उससे मिलकर बन रहा होता है। ठीक है, तो ये यूरिक एसिड से 5% मिलते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के किडनी स्टोन है, 70% कंपोजिशन वाला, 20% कंपोजिशन वाला एंड अबाउट 5% कंपोजिशन वाला। अब अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की कि किडनी स्टोन्स जो होता है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसका ट्रीटमेंट देखें बेसिकली वैसे तो बहुत सारे हैं। अगर हम जनरली बात करें तो बहुत सारे ट्रीटमेंट है, लेकिन जो ये आपकी बुक है जो तकरीबन 90s के ज़माने की ये बुक मौजूद है जो अब तक चेंज नहीं हो पाई, इसके अंदर जो रेमेडी लिखी हुई है डैट इज़ लिथोट्रिप्सी।
लिथोट्रिप्सी जो है ये एक रिसेंट मेथड है अकॉर्डिंग टू बुक के, जिसमें हम रिमूव करते हैं किडनी या फिर यूरेटर स्टोन्स को। किडनी या यूरेटर स्टोन्स का क्या मतलब है कि जब वो स्टोन बनता है या तो आपकी किडनी में होता है या फिर जो यूरेटर, जो गॉल ब्लैडर तक जो पाइप आ रहा होता है, जो ट्यूब आता है, ये उसके अंदर भी बाज़ औक़ात मौजूद होते हैं। तो ये मेथड यूज़ किया जाता है किडनी के अंदर मौजूद स्टोन या यूरेटर स्टोन को ब्रेक करने के। और इस प्रोसीजर के अंदर जो कुछ वेव्स यूज़ होती हैं, जिन वेव्स को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं। और इन अल्ट्रासोनिक वेव्स के अंदर हम इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को कैसे पहुंचाते हैं, टेलीस्कोप ट्यूब यूज़ करते हैं। मतलब एक ट्यूब होती है जिस टेलीस्कोप ट्यूब को यूज़ किया जाता है, और वो टेलीस्कोप ट्यूब बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। उसके बाद उस टेलीस्कोप ट्यूब्स के अंदर से ये अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं और फिर ये अल्ट्रासोनिक वेव्स उस स्टोन को ब्रेक कर देती हैं। ये होता है एक मेथड। इसके साथ एक और लिथोट्रिप्सी के अंदर आता है, उसके अंदर वेव्स चेंज हो जाती हैं। अगर यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव थी तो वहाँ पे शॉक वेव्स यूज़ होती हैं। और ये शॉक वेव एक बहुत ही ज़्यादा रीसेंट मेथड है, और इस मेथड के अंदर जो है हम मतलब बॉडी के आउटसाइड, मतलब हमने बॉडी को कट इंसीजर नहीं करना पड़ता, ठीक है, उसको आम अल्फाज में कहूँ तो कट नहीं करना होता। हम डायरेक्ट बाहर से ही विदाउट एनी मतलब सर्जिकल प्रोसीजर हम जो ये शॉक वेव्स हैं इसके थ्रू उस यूरिन मतलब जो आपके पास किडनी या यूरेटर के अंदर कहीं भी वो स्टोन मौजूद है उसको बॉडी के आउटसाइड से ही ये शॉक वेव्स देकर उसे ब्रेक डाउन करते हैं। और ब्रेक डाउन करने के बाद वो छोटे छोटे से पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फिर वो स्टोन यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस मेथड है। इसके बाद अगर हम सेकेंड किडनी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है रीनल फेलियर। सॉरी मैं इसमें ज़रा उसको डिस्क्राइब करना भूल गया, उसका नाम लिखना भूल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो सेकंड है डेट इज़ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का क्या मतलब है, जैसे मैं बता चुका हूँ, रीनल का मतलब होता है किडनी, किडनी का फेल हो जाना। अब किडनी किस वजह से फेल होती है, इसकी तो बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। मतलब इंसान की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, डाइट हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरह से हज़ार को मतलब इस तरह के वो है, समझ लें रीजंस हैं जिनकी वजह से किडनी जो है या रीनल फेलियर की केस आ जाता है। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है कि जब किडनी जो है वो सही तरीके से अपना वर्क नहीं करेगी। अब जब हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि किडनी दो तरह के फंक्शन करती है, या तो वो ऑस्मो रेगुलेशन कर रही होती है और इसी के साथ साथ वो एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म्स को भी परफॉर्म कर रही होती है। अब किडनी क्या करती है, एक्सक्रीटरी की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, तो किडनी हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करती है और उसके बाद उसको एक्सक्रीट कर देती है यूरिन के अंदर। और अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है और उसके साथ साथ जितना हमारी बॉडी के अंदर वाटर होता है उसको कंजर्व करती है फॉर द मतलब ड्राफ्ट कंडीशन, जब हमारी बॉडी में उसको नीड होती है, मतलब उसको ज़ाया होने से बचाती है। और इस तरीके से वो और बाकी जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस बताया जिसमें वो नाइट्रोजनस वेस्टेज को हमारी बॉडी से रिमूव कर देती है। अब हुआ क्या, जब किडनी फेल हो जाएगी, जब किडनी के अंदर फेलियर कंडीशन आ जाएगी तो फिर वो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो जैसे वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट कर रही थी वो क्या हो जाएंगे, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट, बॉडी के ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जब वो ब्लड के अंदर आ जाएंगे तो फिर वो कुछ सिम्टम्स क्रिएट करेंगे। वो सिम्टम्स क्या क्रिएट करेंगे, इन तमाम बातों को लिख लें क्योंकि सॉरी मैं इस लेक्चर के अंदर उनको लिख नहीं पाया। तो वो तमाम सिम्टम्स क्या होंगे, वो सिम्टम्स होंगे नोजिया, नोजिया का मतलब होता है मतली, हम जैसे उर्दू में कहते हैं। और अगर और अगर मैं ऐसे आसान लफ्ज़ों में कहूँ नोजिया को तो इसका मतलब होता है वॉमिटिंग फील होना, वॉमिटिंग आ नहीं रही लेकिन वॉमिट फील हो रही है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नोजिया। सेकंड वन इज़ वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग होना। थर्ड इज़ लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब भूख ना लगना। वीकनेस, ठीक है। ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना। ये एक नॉर्मल से सिम्टम्स है, लेकिन अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए तो फिर वो कोमा की तरफ भी जा सकते हैं और वो डेथ भी इनकी कॉज हो सकती है। रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि ब्लड के अंदर इतनी नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है ना हमारी चीज़, जैसे अमोनिया वगैरह। तो ये टॉक्सिक चीज़ें जब हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएंगी और ब्लड हमारे ब्रेन में जाएगा तो कोई ना कोई तो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो ये रीनल फेलियर डेथ भी कॉज करता है। तो ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। अब इस रीनल फेलियर की क्या आपके अगर बात करूँ मैं कि रीनल फेलियर की रेमेडीज़ क्या हैं, तो रीनल फेलियर की जो रेमेडीज़ हैं वो बेसिकली दो हैं। एक है डायलिसिस एंड नंबर 2 इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, या तो डायलिसिस करवा लो या किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। अगर हम बात करें किडनी ट्रांसप्लांट की या फिर डायलिसिस की, तो सबसे पहले हम डायलिसिस को डिस्कस करते हैं। डायलिसिस बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें रिमूव कर दिया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, और फिर उसे क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसमें बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स होते हैं अगर हम बात करें। एक मेथड कहलाता है हीमोडायलिसिस एंड नंबर 2 इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। और इसका डिफरेंस भी आपसे पूछा जाता है या फिर आपको कहा जाता है कराची बोर्ड के एग्जाम्स में कि आप जो है डायलिसिस के ऊपर एक नोट लिखें।
ठीक है, तो आप यही लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है। हीमोडायलिसिस क्या होता है? देखिए, हीमोडायलिसिस बेसिकली वेन्स के थ्रू होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर वेन्स हैं, जैसे कि सर्वाइकल वेन हो गई जो आपके नेक के अंदर मौजूद होती है, या फिर हैंड्स की कुछ वेन्स होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उनको यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि उसके अंदर ये लोग एक मशीन होती है इनके पास। अगर आप देखें, ये डायग्राम मैंने बनाई नीचे छोटी सी, बस समझाने के लिए बनाई, इतनी बेहतरीन डायग्राम्स तो मेरी नहीं है। आप देख लें कि ये समझने की एक मशीन है। ठीक है, इस मशीन से ये जो ट्यूब है, यहाँ से ब्लड इन होता है और यहाँ से ब्लड आउट होता है। इस मशीन के अंदर ये ग्रीन कलर का जो मैंने यहाँ पे पार्ट बनाया है, इसे हम लिक्विड कहते हैं, जो इस मशीन के अंदर पहले से मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं डायलिसेट। क्या कहते हैं? डायलिसेट। इस डायलिसेट के साथ साथ ये जो मैंने रेड कलर की एक मेम्ब्रेन बनाई है, इसको हम कहते हैं डायलिसिस मेम्ब्रेन। अब होता क्या है कि यहाँ से ब्लड इन होता है, इन होके इस वाइट वाले पोर्शन से जब गुजरता है तो क्या होता है कि ब्लड के अंदर उन चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और इस डायलिसेट के अंदर उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन की प्रोसेस से हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन के वाले प्रोसेस से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो इस डायलिसेट में, मतलब इस ग्रीन वाले लिक्विड के अंदर चले जाते हैं और ब्लड से वो रिमूव्ड हो जाते हैं। फिर वो जब रिमूव्ड होते हैं तो ब्लड यहाँ से दोबारा से यहाँ से आउट होके और ये आर्टरी के अंदर कनेक्ट होता है, मतलब दोबारा से बॉडी के अंदर चला जाता है। ये प्रोसेस तकरीबन 6 से 10 घंटे तक का होता है और ये हफ्ते में 3 मरतबा रिपीट कर सकते हैं इस हीमोडायलिसिस के प्रोसेस को। लेकिन इस प्रोसेस को करते वक्त हमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन करनी होती है डाइट की और प्रॉपर फ्लूइड इनटेक की। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आके खा लो, बिल्कुल एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मेथड पे आए, डेट इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल का क्या मतलब है, पहले तो ये समझ लें। देखिए, हमारा जो एब्डोमेन है ना, जिसे हम आम अल्फाज में पेट कहते हैं अपना, ये एब्डोमेनल जो है ये एक पूरी कैविटी है। मतलब एब्डोमेन के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स आ रहे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा एक समझ लो एक बैग है इधर। इस बैग को इन्होंने कहा हुआ है पेरिटोनियल कैविटी। क्या कहा है? ये जो पेरिटोनियल है ना, इसी के आगे कैविटी लगा लो, पेरिटोनियल कैविटी। और इस पेरिटोनियल जो आपके पास कैविटी है, इसके दरमियान एक लेयर है, इसके बराबर एक लेयर है, आउटसाइड एक लेयर है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल लेयर। अब होता क्या है कि ये वाला जो डायलिसिस का प्रोसेस है, ये डायलिसिस का प्रोसेस आपके एब्डोमेन का इंसीजर किया जाता है, मतलब इसको कट किया जाता है। कट करके इसके अंदर एक ट्यूब लगाई जाती है, एक कैथेटर लगाया जाता है, किसके अंदर? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक कैथेटर लगा लेंगे। उसके बाद इस कैथेटर को कनेक्ट करेंगे डायलिसिस बैग से, मतलब वो डिफरेंट मशीन जो मैंने बताई थी पीछे, जैसे यहाँ बताइए, बिल्कुल इसी तरह का एक बैग होता है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे और उसके अंदर दोबारा से क्या मौजूद होगा? वो लिक्विड मौजूद होगा जिसको हम क्या कह रहे थे? डायलिसिस, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं डायलिसिस बैग। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और ये प्रोसेस तकरीबन कुछ घंटे लगाता है, 1 आवर भी लगाता है या कुछ घंटे भी लगाता है, डिपेंड करता है पेशेंट्स के ऊपर। और फिर क्या होता है कि वही प्रोसेस हो रहा होता है कि वो ब्लड आता है, ठीक है, फिर हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन के थ्रू इस मेम्ब्रेन से जो है वो पास आउट हो जाता है और उसके बाद वो ब्लड जो है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में बॉडी के अंदर चला जाता है, मतलब उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होते। ये प्रोसीजर जो है, मतलब ये आप दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो प्रोसीजर था वो हफ्ते में 3 मरतबा होता था और वो बहुत टाइम लगाता था, 6 to 10 आवर्स। इसमें आप 1 घंटे में ही प्रोसीजर कर सकते हो और इसको दिन में भी रिपीट, दिन और रात दोनों में रिपीट कर सकते हो ये प्रोसीजर। लेकिन क्या है कि पेरिटोनियल डायलिसिस का जो प्रोसेस है, बेसिकली प्रोसेस हॉस्पिटल के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें एक टेक्निकल पर्सन की नीड होती है जो सर्जरी के थ्रू, समझ लें एब्डोमिनल इंसिजन हो रहा है तो सर्जरी वाला एक छोटा सा प्रोसीजर हो गया, माइनर सर्जरी होगी एक तरीके से, तो इसे हम हॉस्पिटल के अंदर करते हैं। तो ये तो 2 मेथड हो गए डायलिसिस के। इसके बाद थर्ड मेथड जो लास्ट जो दूसरा पॉइंट है, डेट इज किडनी ट्रांसप्लांट। या तो डायलिसिस करवा लो या फिर किडनी को ही चेंज करवा लो। ये किडनी ट्रांसप्लांट का जो है ये सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें हम सर्जरी करते हैं, किडनी को रिमूव करते हैं और तकरीबन ये सक्सेसफुल है 80% ऑफ द केसेस में, मतलब 80% केसेस जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन ये इतना ईजी भी नहीं है किडनी को ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि किडनी को जब हम अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ये इतने ज़्यादा फैक्टर्स हमको देखना पड़ता है कि जीन्स को देखना पड़ता है, ब्लड ग्रुप्स को देखना पड़ता है, हम डिफरेंट चीज़ों को देखने के बाद किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहली बात ये कि आपको किडनी मिल जाए, वो किडनी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम फैक्टर्स को देखना पड़ता है। अगर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इस कोशिश करूँगा कि अगर ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश हुई, विश हुई कि मैं किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर फॉर योर नॉलेज, क्योंकि बुक के अंदर तो ऐसा आपकी कुछ नहीं है, लेकिन फॉर योर नॉलेज में बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं फिर इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ। तो आई होप कि ये पूरा किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़ वाला जो पार्ट है ये तो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। काइंडली अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।